So hi, hello, good morning. My name is C. Avijit Sahu and I welcome you all to this revision lecture. तो आज अपने रिवाइज करने वाले हैं कैपिटल गेन। अगेन ये जो कैपिटल गेन का भी रिवीजन लेक्चर है ये आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा। बड़ा चैप्टर है। सो ये आपका पार्ट 1 है कैपिटल गेन। तो सर ये सेक्शन का सॉरी ये हेड का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? ये कैपिटल गेन हेड का चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि आपके पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रखा है, इन दैट केस एनी गेन एराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज कैपिटल गेन। दो चीजें, कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा उस एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। इन दैट केस आपको जो भी गेन एराइज हो रहा है दैट इज योर कैपिटल गेन, टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। सर ये जो अपना कैपिटल गेन है सर ये कौन से ईयर में टैक्सेबल होने वाला है? ये उस ईयर में ट्रांसफर होना ये उस ईयर में टैक्सेबल होने वाला है जिस ईयर में आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हो रखा है। चलो अब नेक्स्ट आ जाता है सर यहाँ पर फिर अपने को ना दो डेफिनेशन समझना पड़ेगा, एक तो आपका कैपिटल एसेट का डेफिनेशन और एक आपका ट्रांसफर का डेफिनेशन। अब जहां तक बात है ट्रांसफर का डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करवा के रखा था आरटीपी। सर ये आरटीपी क्या था? रीड इफ टाइम परमिट्स। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, बस एक बार रीड कर लेना। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कैपिटल एसेट का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको समझते हैं। सर देखो कैपिटल एसेट को ना इधर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी कनेक्टेड टू बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। चाहे वो प्रॉपर्टी उसके बिजनेस और प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हो ना हो मैटर नहीं करता। एसएससी के पास जो भी प्रॉपर्टीज है वो उसके कैपिटल एसेट हैं, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सक्लूजन है, उसको पढ़ेंगे। अभी एक बार वो दूसरा वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब ये पॉइंट कहता है एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई। सर व्हाट इज दिस एफआईआई? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई और इन्वेस्टमेंट फंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। इवन वो ये सिक्योरिटीज को होल्ड करें एज स्टॉक इन ट्रेड फिर भी मैटर नहीं करता, वो कैपिटल एसेट ही कंसिडर किया जाएगा। सो एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। चलो अब सर आप बोल रहे थे ये वाला जो आपका पॉइंट था दैट प्रॉपर्टी of any kind held by SSE whether related to business or profession or not will be considered as capital asset, but उसके कुछ एक्सक्लूजन है। तो सब क्या है वो एक्सक्लूजन एक बार देख लेते हैं। 5 एक्सक्लूजन है। सबसे पहला आता है आपका स्टॉक इन ट्रेड। इफ जो आपका एसएससी है, एसएससी अगर कोई प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है एज स्टॉक इन ट्रेड, बेसिकली वो उस एसेट को होल्ड कर रहा है टू सेल इन द बिजनेस, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। नेक्स्ट आ गया आपका personal effect, that is your personal movable asset. Any personal movable asset will not be considered as capital asset. Next आ गया आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानने वाले हैं। 6.5 गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो आपके 4 टाइप के बॉन्ड्स है इनको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। नेक्स्ट गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड 18 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है या फिर आपका डिपॉजिट सर्टिफिकेट है इसको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो ये जो आपके 5 आइटम्स हो गए इनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो अगर इनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, अगर कल को इनका ट्रांसफर होता है और कोई गेन एराइज होता है दैट विल नॉट बी योर कैपिटल गेन। ओके चलो ये हो गया। लेकिन सर अब यहां पर लिखा है ये जो आपका था ना पर्सनल मूवेबल एसेट। अब पर्सनल मूवेबल एसेट से कुछ एक्सक्लूजन दे रखा है, मतलब जो आपका पर्सनल मूवेबल एसेट है दैट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। ओके, बट ये पर्सनल मूवेबल एसेट के कुछ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सक्लूजन दे रखा है। दैट इज योर ज्वेलरी, नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, नेक्स्ट आ गया आपका ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये जो 5 आइटम्स हो गए ये जनरली अगर देखा जाए तो पर्सनल मूवेबल एसेट बनते हैं, बट इनको पर्सनल मूवेबल एसेट के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। अगर ये पर्सनल मूवेबल एसेट के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किए गए हैं
क्या ये कैपिटल एसेट बन जाएंगे? बिल्कुल कैपिटल एसेट बन जाएंगे। आपका जो पर्सनल मूवेबल एसेट रहता है दैट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, बट ये पर्सनल मूवेबल एसेट के डेफिनेशन से बाहर निकाल दिए गए हैं, इट मींस ये कैपिटल एसेट बन जाएंगे। सो दिस एसेट्स आर योर कैपिटल एसेट। विद दिस आपका कैपिटल एसेट का डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट होता है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है। ये आपका टीवी, कार, मोटर व्हीकल, टीवी, कार, मोबाइल, ये जो आपके टीवी, कार, मोबाइल है, ये सब आपके पर्सनल मूवेबल एसेट है। और अगर ये पर्सनल मूवेबल एसेट है तो ये कैपिटल एसेट नहीं बनेंगे। अगर कैपिटल एसेट नहीं बनेंगे तो कोई भी कैपिटल गेन एराइज नहीं होने वाला ऑन ट्रांसफर ऑफ दिस काइंड ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट आ जाता है कार यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, ये कैपिटल एसेट बन जाएगा। क्यों सर? कार आपने तो ऊपर लिखा कि सर कार इज नॉट ए कैपिटल एसेट, बट यहां पर लिखा गया है कार यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। कार को अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, इट इज नो मोर ए पर्सनल मूवेबल एसेट, ये आपका पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं है। इन दैट केस ये कैपिटल एसेट बनने वाला है एंड इसके ट्रांसफर में कैपिटल गेन भी एराइज होने वाला है। नेक्स्ट, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब तो आपके पर्सनल मूवेबल एसेट के एक्सक्लूजन है। पर्सनल मूवेबल एसेट के एक्सक्लूजन है, मतलब कैपिटल एसेट बिल्कुल बनेंगे, कैपिटल गेन जरूर एराइज होने वाला है। अब यहां पर दो केस लॉस दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। जो आपके गोल्ड यूटेंसिल्स हो गए, सिल्वर बार, सिल्वर कॉइन, वेयर हेल्ड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज पर्सनल इफेक्ट, इनको हम पर्सनल इफेक्ट नहीं मानते, पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं मानते। आपका गोल्ड यूटेंसिल्स हो गया, सिल्वर बार हो गया, सिल्वर कॉइन हो गया, इन सबको हम पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं मानते, इनको हम ज्वेलरी कंसिडर करेंगे। और अगर इनको हम ज्वेलरी कंसिडर करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। नेक्स्ट आ गया आपका सिल्वर यूटेंसिल्स। जो सिल्वर यूटेंसिल्स रहता है ना, इसको जरूर पर्सनल मूवेबल एसेट कंसिडर किया जाएगा। और अगर ये पर्सनल मूवेबल एसेट है, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, हेंस देयर विल बी नो कैपिटल गेन। सर ये दोनों बातें जो आप लिखे हैं सर, ये आया कहां से? ये दोनों केस स्टडी से आया है। ओके, इट्स ए जजमेंट ऑफ सॉरी नॉट केस स्टडी, केस लॉ से आया है। सो दिस आर द जजमेंट गिवन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाता है सर, ये ज्वेलरी का मतलब क्या है? सर ज्वेलरी का मतलब तो अपने को मालूम है जी, बिल्कुल अपने को जो ज्वेलरी का मतलब मालूम है वो तो ठीक है, बट यहां पर ज्वेलरी का मतलब आपको दे रखा है ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ओके, तो ये जो आपके प्रीसियस मेटल्स है, जो आप ऑर्नामेंट्स बना रखे हैं, वो तो आपका ज्वेलरी है ही। और प्रीसियस स्टोन लाइक डायमंड एक्सेट्रा, वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल। अगर ये आप कोई प्रीसियस स्टोन को कोई फर्नीचर, कोई यूटेंसिल, कोई आर्टिकल में अटैच करते हैं, उसको भी हम ज्वेलरी के डेफिनेशन में कंसिडर करने वाले हैं। सबसे पहले तो वो ये बोलता है कि अगर आप कोई ऑर्नामेंट बना रहे हैं बाय यूजिंग प्रीसियस मेटल्स और प्रीसियस स्टोन, तो वो तो ज्वेलरी है ही सर, वो तो अपने को मालूम था। लेकिन अगर आप ये प्रीसियस मेटल या फिर प्रीसियस स्टोन कोई फर्नीचर, कोई यूटेंसिल्स, कोई आर्टिकल के साथ सेट करते हैं, अटैच करते हैं, उसको भी हम ज्वेलरी के डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, ऊपर एक पढ़े थे ना सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सर व्हाट इज दिस रूरल एग्रीकल्चर लैंड? सर सबसे पहले तो वो एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, दूसरा वो रूरल एरिया होना चाहिए। तो सर एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है वो तो अपने को मालूम है, बट अब बात है कि सर व्हाट इज दिस रूरल एरिया? सर अपने को अभी ये पता लगाना पड़ेगा व्हाट इज दिस रूरल एरिया। सर अगर अपने को जानना है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, बिकॉज योर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, तो अगर आपको जानना है व्हाट इज द रूरल एग्रीकल्चर लैंड, आपको यह जानना पड़ेगा व्हाट इज ए रूरल एरिया। सो रूरल एरिया इज दैट एरिया विच इज नॉट ए अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया नहीं है वो एक रूरल एरिया है। तो फिर सर अब बताओ व्हाट इज ए अर्बन एरिया? अर्बन एरिया मीन्स वो एरिया जिसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर है। ऐसा कोई एरिया जिसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, दैट इज योर अर्बन एरिया। सबसे पहला डेफिनेशन तो ये है। दूसरा, ऐसा कोई एरिया जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है अप टू 1 लाख है। एक एरिया जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है अप टू 1 लाख है। तो फिर सर क्या वो एरिया अर्बन एरिया है? बिल्कुल, वो एरिया तो अर्बन एरिया है। उस एरिया के 2 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी एरिया आते हैं वो भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा कोई एरिया जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है अप टू 10 लाख है। तो फिर सर वो एरिया तो आपका अर्बन एरिया है। यस, अब इस एरिया के 6 किलोमीटर के रेडियस में जो भी एरिया फॉल करता है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर अर्बन एरिया। नेक्स्ट,
अगर ऐसा कोई एरिया है जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है तो फिर सर वो एरिया तो अर्बन एरिया है ही, नो डाउट अबाउट इट। बट उस एरिया के 8 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी एरिया आते हैं दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर अर्बन एरिया। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया। अर्बन एरिया को छोड़ के जो बाकी एरिया रह गया दैट इज योर रूरल एरिया। रूरल एरिया मीन्स दैट एरिया विच इज नॉट ए अर्बन एरिया। ओके, so a rural area which is a agricultural land, that is your rural agricultural land, and your rural agricultural land is not a capital asset, hence there will be no capital gain on transfer of rural agricultural land. I hope it is clear। तो अपने आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट आ जाता है सर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट कितने टाइप के होते हैं? सर कैपिटल एसेट तो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म। सर कैसे डिटरमाइन करेंगे अपना जो कैपिटल एसेट है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? सर उसके लिए अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा। ओके, अब इसके लिए ना हम कैपिटल एसेट को दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला ग्रुप आता है आपका लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड यूनिट्स ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ये जो आपके कैपिटल एसेट हैं, अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 1 ईयर है, अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 1 ईयर है, इनको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे। लेकिन अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड करता है 1 ईयर, इनको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलने वाले हैं। इनके अलावा जो अदर एसेट्स रह गए, अगर उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 2 ईयर से शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 2 ईयर्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म। ओके, ट्रांसफर का डेफिनेशन एक बार आप लोग रीड कर लेना। सर कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले एफबीओसी ले लो, वहां से लेस करना है आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस, आ जाएगा आपका नेट कंसिडरेशन, वहां से लेस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल गेन। ओके, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ना, शैल नॉट इंक्लूड एनी डिडक्शन क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A। मतलब ये सर क्यों लिखा है? सबसे पहले तो सर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B एंड इंटरेस्ट क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A, सर ये कौन से इंटरेस्ट का बात कर रहा है? वो बात कर रहा है हाउसिंग लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का आपने पेमेंट किया है। इसका डिटेल डिस्कशन हमने क्लास में विथ एग्जांपल के साथ किया था, मालूम है चल गया होगा तो दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लेट सपोज आपने एक घर बनाया, अगर आपने एक घर बनाया तो उस घर को बनाने के लिए लेट सपोज आप एक हाउसिंग लोन ले रखे थे। तो अगर आप एक हाउसिंग लोन ले रखे थे, अब उस हाउसिंग लोन के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो इंटरेस्ट भी आपका कैपिटलाइज होने वाला है, उसको भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही कंसिडर करने वाले हैं। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको वो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना जिस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपने क्लेम कर रखा है अंडर 24B। सर 24B क्या है? अरे 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर। 24B में जो अपने को हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो वो वाले इंटरेस्ट को आपको इंक्लूड नहीं करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, एंड वो वाले हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट को आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड नहीं करना जिसका डिडक्शन आपने क्लेम कर रखा है अंडर सेक्शन 80EE एंड 80EE। ये आपके चैप्टर 6 के जो डिडक्शन है जिसमें अपने को हाउसिंग लोन के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन मिलता है। तो अगर हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ये दो सेक्शन में क्लेम कर रखें या फिर 24B में क्लेम कर रखें, उस इंटरेस्ट को आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड नहीं करना होता है, बस वो ये कह रहा है। ओके सर, अब आ जाते हैं अपने इंडेक्सेशन के ऊपर। अब देखिए क्लास में तो हमने डिस्कस कर लिया इंडेक्सेशन का प्रोविजन, अभी तो एज सच एप्लीकेबल है नहीं, बट सर एक ऐसा सिचुएशन है जब इंडेक्सेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। सबसे पहले इफ देयर इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के चलते, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैन बी इंडेक्स्ड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम इंडेक्स करने वाले हैं इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर कंप्लाइड। 3 कंडीशन से 3 कंडीशन अगर कंप्लाई होता है तभी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब सर ये 3 कंडीशंस क्या है? जो आपका एसएससी है ना, वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बिफोर 23/7/2024। अगर ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई होता है, इन दैट केस एसएससी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। और अगर वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेता है, इन दैट केस उसे टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट 20%, दैट इज विथ इंडेक्सेशन। लेकिन ये जो मैंने बोला, ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट एसएससी को प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर ये सारे कंडीशंस कंप्लाई होता है, अगर ये सारे कंडीशंस कंप्लाई होता है, एसएससी को जो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। एसएससी चाहे तो ऑप्ट करे, नहीं चाहे तो वो ऑप्ट नहीं भी कर सकता। तो अगर वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ऑप्ट नहीं करता, इन दैट केस उसे टैक्स पे करना है 12.5%। इसका डिटेल डिस्कशन हमने किया था सेक्शन 112 में। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ऑप्शन एसएससी को दिया गया है ना,
ये जो ऑप्शन एसएससी को दिया गया है कि भाई इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले ले 20% टैक्स दे दे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मत ले 12.5% टैक्स दे दे, दिस बेनिफिट इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, नॉट एट द टाइम ऑफ इनकम कंप्यूटेशन। भाई जब इनकम का कंप्यूटेशन होगा वो तो विदाउट इंडेक्सेशन ही होने वाला है। डिटेल एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझे थे। ओके, टैक्स this benefit is available only at the time of tax calculation. While calculating total income, such above mentioned case it will be calculated without indexation। तो ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के टाइम अवेलेबल होने वाला है। जब भी आप इनकम कंप्यूटेशन करने बैठ रहे हैं, इन दैट केस आपको इनकम कंप्यूटेशन विदाउट इंडेक्सेशन ही करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है। ओके, चलो सर ये तो समझ गए कि सर अगर ये 3 कंडीशन कंप्लाई होता है, इन दैट केस अपने इंडेक्सेशन कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। एसएससी अगर चाहे तो इंडेक्सेशन के लिए ऑप्ट करे, नहीं चाहे तो इंडेक्सेशन के लिए ऑप्ट ना करे, कंप्लीटली इट इज अप टू एसएससी। अगर इंडेक्सेशन के लिए ऑप्ट करता है तो इन दैट केस सर उसे टैक्स देना पड़ेगा 12%। अगर वो इंडेक्सेशन के लिए ऑप्ट नहीं करता, इन दैट केस उसे टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। ओके, लेकिन सर अभी इंडेक्सेशन करेंगे कैसे? हाउ टू कैलकुलेट दिस इंडेक्सेशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसके लिए सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर के साथ, एंड उसको डिवाइड करो विथ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ दैट ईयर जिस ईयर में एसएससी पहली बार इस एसेट को होल्ड किया था। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ईयर इन व्हिच एसएससी was in which asset was held by the एसएससी। जिस ईयर में एसएससी ने इस एसेट को पहली बार होल्ड किया था, उस ईयर का आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना है, या फिर मैं इन शॉर्ट ऐसे भी कह सकता हूं जिस ईयर में एसएससी ने इस एसेट को परचेज किया था, ऐसे भी अपने कह सकते हैं। बट ध्यान रखना ये जो आपका ईयर इन विच एसेट वाज हेल्ड बाय एसएससी है ना, दिस ईयर कैन नॉट बी अर्लियर देन 2001-2। अगर आपका ये वाला ईयर इज अर्लियर देन 2001-2, दैट इज योर प्रीवियस ईयर 2001 एंड 2, इन दैट केस आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 2001 एंड 2 ही कंसिडर करके चलना है। ओके, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है विथ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ that year in which asset was held by the SSC for the first time। but year in which asset was held by the SSC for the first time, अगर वो earlier than previous year 1-2 है, in that case आपको cost inflation index previous year 1-2 का ही कंसिडर करके चलना है, वही लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपने ले लिए, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, जो आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर है उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना है। नेक्स्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टू द एसेट टू प्लेस, जिस ईयर में आपका इंप्रूवमेंट हुआ है उस ईयर का आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट ये सिंपल है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो रखा है बिफोर 1 अप्रैल 2001, एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001, उसको भी अपने को कंसिडर नहीं करना होता है। ओके, बिकॉज अपने को 1 अप्रैल 2001 का एफएमबी का बेनिफिट मिलता है, वो अपने अभी नीचे डिस्कस करेंगे। चलो ये हो गया। अच्छा हाँ, ये लेट सपोज मेरे पास एक लैंड है और मेरे पास एक बिल्डिंग है। पहले मैंने लैंड खरीदा, उसके बाद कुछ दिन गया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये लैंड और बिल्डिंग को इकट्ठे एक साथ मैं अभी सेल करने जा रहा हूं, और मैंने लैंड और बिल्डिंग को एक साथ सेल किया। पहले मैंने लैंड खरीदा था, कुछ साल बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया, अभी लैंड और बिल्डिंग दोनों को मैं एक साथ सेल कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, ये जो लैंड का पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना, ये जो लैंड का पीरियड ऑफ होल्डिंग है दैट इज मोर देन 2 ईयर्स, बट ये जो बिल्डिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग है दैट इज लेस देन 2 ईयर्स। इट मीन्स सर ये जो लैंड है ये तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, बट ये जो बिल्डिंग है ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। तो फिर सर अब क्या करें? तो फिर सर क्या अब मेरे को कैपिटल गेन अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा? बिल्कुल अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग कैलकुलेट होगा, बिल्डिंग के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग कैलकुलेट होने वाला है। तो फिर सर अगर मेरे को कैपिटल गेन अलग अलग कैलकुलेट करना है, इट मीन्स मेरे को एफबीओसी को भी सेग्रीगेट करना पड़ेगा। बट मैं तो सर लैंड और बिल्डिंग को एक साथ सेल किया हूं, तो सर ये एफबीओसी को मैं सेग्रीगेट कैसे करूंगा? योर एफबीओसी
दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी सेग्रीगेटेड बाय यूजिंग एचडीबी। ये जो लैंड और बिल्डिंग का एचडीबी है, एचडीबी के प्रोपोर्शन में आपको उनके एफबीओसी को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 दैट इज कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। मुझे बिल्कुल याद है कि भाई ये भी तुम्हारा जल गया होगा कि क्या कैसा कैलकुलेशन होता था। इधर एक एग्जांपल के साथ मैंने कराया था, टेंशन मत लो, अभी वो विद एग्जांपल अभी अपने ये प्रोविजन दोबारा रिवाइज करने वाले हैं, एग्जांपल भी कराऊंगा। देखो सबसे पहले एक बार रेड कर लेते हैं एनआरएसएससी। सबसे पहले तो ये जो प्रोविजन है दिस इज एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट एसएससी। अच्छा, अब यहां पर वो ट्रांसफर कौन से एसेट का कर रहा है? वो ट्रांसफर कर रहा है एसेट बीइंग शेयर्स डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर्स को वो ट्रांसफर कर रहा है, जिसके चलते उसको कैपिटल गेन हो रहा है। सच एसेट इज एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी। ये जो आपके शेयर्स और डिवेंचर्स है ना इंडियन कंपनी के, इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ये शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी वर एक्वायर्ड बाय दैट एनआर इन फॉरेन करेंसी। ये शेयर्स और डिवेंचर्स को वो एक्वायर किया था फॉरेन करेंसी में और बाय वे ऑफ परचेज और री इन्वेस्टमेंट, या फिर वो री इन्वेस्टमेंट के वे से इन शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेज किया था। देन capital gain shall be calculated in foreign currency, thereafter it shall be reconverted into Indian currency। चलो एक बार इस प्रोविजन को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि भाई जो तुम्हारा एसएससी है ना वो एक एनआर होना चाहिए। चलो ठीक है, हो गया। यहाँ पर सर कौन से कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है? यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है शेयर्स डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स का ट्रांसफर हो रहा है बाय ए नॉन रेसिडेंट। तो ये जो नॉन रेसिडेंट है ना, ये नॉन रेसिडेंट इन शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेज किया था फॉरेन करेंसी में या फिर परचेज किया था बाय वे ऑफ री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दैट केस जब आप कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में होने वाला है। एक बार फॉरेन करेंसी में आपने कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कर लिया, फिर आपको उस कैपिटल गेन को कन्वर्ट करना है इनटू इंडियन करेंसी। चलो ठीक है सर, ये समझ गए। अब बताओ सर, अगर अपने को कैपिटल गेन का कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में करना है, मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एफवीओसी, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, इन सब को भी तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, क्योंकि सर ये सब तो इंडियन करेंसी में होंगे। ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, एफबीओसी हो गया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस हो गया, ये सब तो आपके इंडियन करेंसी में हो गए। सबसे पहले इन सबको मैं कन्वर्ट करूंगा फॉरेन करेंसी में, फिर फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा एंड देन दैट कैपिटल गेन विल अगेन कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। ओके, तो भाई सर बात ये है कि अब ये जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एफबीओसी है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, इन सबको मैं फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अगर आपको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको यूज करना है एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एफबीओसी ट्रांसफर एक्सपेंसेस को अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू फॉरेन करेंसी, उसके लिए आपको यूज करना है एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां पर लिखा था डेट ऑफ एक्विजिशन, यहां पर है डेट ऑफ ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट। अब एक बार आपका कैपिटल गेन आ गया, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू इंडियन करेंसी, फॉर दैट यू हैव टू यूज टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर का टीटीबीआर आपको यूज करके चलना है। टीटीबीआर इज योर टेलीग्राफिंग बाइंग रेट एंड टीटीएसआर इज योर टेलीग्राफिंग सेलिंग रेट। ओके, और जहां तक बात है, एक छोटा सा पॉइंट है, एसएससी शुड बी एनआर। हम पढ़े थे ना ऊपर, एसएससी आपका एनआर होना चाहिए। कब एनआर होना चाहिए? इन द ईयर ऑफ सेल। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर, जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया था ना, एक बार उसी को ही दोबारा सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर एनआर है भाई। ओके, अपने को यहाँ पर 3 कंडीशंस चेक करना है। सबसे पहला तो है कि जो अपना एसएससी है ना वो एनआर होना चाहिए। यहाँ पर सर ट्रांसफर हो रहा है शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। दूसरा, ये शेयर्स डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी वर परचेज्ड बाय दैट एनआर इन फॉरेन करेंसी और परचेज थ्रू री इन्वेस्टमेंट। ओके ठीक है, तो देखते हैं सर तीनों कंडीशन इधर कंप्लाई हो रहा है या नहीं। सबसे पहले तो अपना जो एसएससी वो एनआर है, पहला कंडीशन कंप्लाई। दूसरा, वो परचेज किया था शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड और इन शेयर्स को वो आज सेल कर रहा है। शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। दूसरा पॉइंट कंप्लाइड। थर्ड पॉइंट, सर ये जो परचेज है ना ये फॉरेन करेंसी में होना चाहिए या फिर री इन्वेस्टमेंट के थ्रू होना चाहिए? देखो क्लियरली लिखा गया है बाय रेमिटिंग डॉलर, इट मीन्स ये परचेज फॉरेन करेंसी में हो रखा है। तीनों कंडीशन कंप्लाई होता है। जो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा वो फॉरेन करेंसी में होने वाला है। तो सर अगर मेरे को कैपिटल गेन का कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में करना है ना, तो सर उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो एफबीओसी, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई एफबीओसी से। एफबीओसी कितना दे रखा है? सेल्स प्राइस आपको दे रखा है 9 लाख। चलो एफबीओसी, अब ये 9 लाख को मुझे कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी में। सर उसके लिए मुझे यूज करना है एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है सर? अपना डेट ऑफ ट्रांसफर है 1
जैन 2026। अब ये 1 जैन 2026 का जो टीटीबीआर और टीटीएसआर अपने को दे रखा है, अगर इसका मैं एवरेज निकालूं तो ये आता है 75। सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 75, इट विल बी, ये आ गया तुम्हारा 12,000। ये आ गया भाई तुम्हारा 12,000। ये $12,000 है। ओके, ये $12,000 है। सर यहाँ से अपने को लेस करना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना दे रखा है भाई? ट्रांसफर एक्सपेंसेस अपने को दे रखा है 6,600, बट ये तो रुपया है, इसको अपने को डॉलर में कन्वर्ट करना है। अगेन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज 75। तो ये आ रहा है आपका $88 आ रहा है। अब ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस को मैंने लेस कर दिया। अब क्या लेस करूंगा? अब मेरे को लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दे रखा है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को दे रखा है 585,000। 585,000। अगेन ये तो रुपीज़, इसको मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे यूज़ करना है एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जैन 2015, 1 जैन 2015। तो अगर इसका मैं एवरेज निकालूं, इसका एवरेज आ रहा है आपका 55। सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 55, 10636। तो अब अगर मैं $12,000 से लेस करता हूँ $88, फिर लेस करता हूँ $10636, ये आ रहा है आपका 1276। सर कैपिटल गेन तो आ गया, बट ये कैपिटल गेन सर डॉलर में आया। अब मेरे को ना ये कैपिटल गेन रुपीज़ में चाहिए। ये कैपिटल गेन मेरे को रुपीज़ में चाहिए। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस कैपिटल गेन इनटू रुपीज़, तो सर उसके लिए मुझे यूज करना है टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर का जो टीटीबीआर है दैट इज योर 74। सो 1276 इंटू 74। सो आपका कैपिटल गेन आ रहा है 94424। दिस इज योर कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दिस एनआर। आई होप इट इज क्लियर। क्लास में भी ये सेम एग्जांपल किए थे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट तो हो गया। अच्छा हाँ, अब आ गया ये आपका थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 48। ये जो अपने फर्स्ट प्रोविजन पढ़े ना, ये जो एनआर रिलेटेड जो प्रोविजन अपने पढ़े, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड अंडर सेक्शन 112A। 112A में कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है? वो अपने 112A वाला पार्ट आएगा तो उसमें रिवाइज करेंगे, एंड आई होप आप लोगों को वो मालूम ही होगा। चलो बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A में, उसके ऊपर ये वाला एनआर वाला जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का आप डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकते। अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल्स, आप उसको ट्रांसफर एक्सपेंसेस ट्रीट करके उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, इन दैट केस आप इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ ऐड करके इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट आ जाता है एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आप कोई एसेट एक्वायर कर रखे हैं, उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, इट विल बी जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है, और एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 व्हिच एवर इज हायर। नेक्स्ट, अगर ये जो आपका एसेट है ना, अगर ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इफ इट इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दैट केस पॉइंट ए में तो आपको लेना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, पॉइंट बी में एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, STB as on 1st April 2001 of that immovable property whichever is lower, that will be your point B। अब ये point A and point B में से whichever is higher, that will be your cost of acquisition। I hope it is clear। सबसे पहले आपको FMB लेना है as on 1st April 2001, आपको STB लेना है as on 1st April 2001। उन दोनों में से जो लोअर है वो लोअर वाले फिगर को लेके चलो, उस लोअर वाले फिगर को आपको कंपेयर करना है विथ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उन दोनों में से जो हायर है दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप इट इज क्लियर। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट व्हिच इज डन बिफोर 1 अप्रैल 2001, उसको अपने को इग्नोर करके चलना है। चलो नेक्स्ट आ गया आपके इंटेंजिबल कैपिटल एसेट बिंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट, लूम आवर, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, एनी अदर कैपिटल एसेट। ये जितने भी आपके इनटेंजिबल एसेट्स है ना, इनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर ये सेल्फ जनरेटेड है इट विल बी नील, लेकिन अगर परचेज किए गए हैं परचेज प्राइस विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट, जो आपका बेनिफिट है ना, बेनिफिट ऑफ एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज
नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ एबव एसेट। ये जो आपके इनटेंजिबल एसेट से ऊपर प्रिस्क्राइब किए गए हैं, इनके ऊपर आपको बेनिफिट ऑफ एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर एबव मेंशन्ड एसेट शैल बी नील। ये जो एसेट है इनका जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको भी हमेशा नील कंसिडर किया जाएगा। अब है गुडविल के ऊपर एक बढ़िया पॉइंट, ध्यान रखना गुडविल के ऊपर आज के डेट में तो हम डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते। मैं इनकम टैक्स वाले डिप्रिसिएशन का बात कर रहा हूं। आज के डेट में हम गुडविल के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते, बट अप टू प्रीवियस ईयर 1920 गुडविल के ऊपर भी इनकम टैक्स एक्ट के अंडर डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता था। गुडविल को एक इनटेंजिबल एसेट कंसिडर करके उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता था। ओके, तो अगर आपके पास ऐसा कोई गुडविल है जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है अप टू प्रीवियस ईयर 1920, इन दैट केस आपके गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन will be reduced by the amount of depreciation which has been claimed up to previous year 1920। दोबारा रिपीट करता हूं, आपके पास गुडविल है, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है अप टू प्रीवियस ईयर 1920। जितना आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है गुडविल के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से उतना डेप्रिसिएशन आपको लेस कर देना है। गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस हो जाएगा बाय अमाउंट ऑफ दैट डेप्रिसिएशन व्हिच हैज बीन क्लेम्ड अप टू प्रीवियस ईयर 1920। अब बात यह आता है कि सर गुडविल के ऊपर हमने कितना डेप्रिसिएशन क्लेम किया है अप टू प्रीवियस ईयर 1920, सर वो अपने को कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, कंसिडर दैट गुडविल इज द सिंगल एसेट ऑफ द ब्लॉक। ओके, ब्लॉक सिस्टम, पीजीबीपी, ओके, आई होप याद होगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका बोनस शेयर्स एंड सिक्योरिटी। तो अब ये जो बोनस शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं, अगर ये बोनस शेयर्स इश्यू किए गए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2001, बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2001, इन दैट केस एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर ये बोनस शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू किए गए हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, इन दैट केस योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील। नेक्स्ट, सर ये बोनस शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग, बोनस शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग होने वाला है डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर। वेरी सिंपल, लेकिन ध्यान रखना अगर ये बोनस शेयर्स को अलॉट किया गया है बिफोर 1 Feb 2018 और ये बोनस शेयर्स कवर होते हैं इन सेक्शन 112A, इन दैट केस इनके ऊपर ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके सर, ये ग्रैंड फादरिंग का प्रोविजन क्या कहता था? ग्रैंड फादरिंग का प्रोविजन कहता था सबसे पहले पॉइंट ए में ले लो तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पॉइंट बी में लो लोअर ऑफ एफएमबी एज ऑन 31 Jan 2018 और एफबीओसी, इन दोनों में से जो लोअर है वो बनेगा आपका पॉइंट बी और पॉइंट ए में रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोनों में से जो हायर रहेगा दैट will be your cost of acquisition as per the grandfathering rule given in section 112A। तो अगर आपका जो बोनस शेयर है वो बोनस शेयर्स को अलॉट किया गया है बिफोर 1 Feb 2018 एंड वो बोनस शेयर कवर होता है अंडर सेक्शन 112A। एक सेकंड सर, ये जो 112A वाला सेक्शन है ना सर, उसमें कौन से शेयर्स कवर होते हैं? उसमें लिस्टेड इक्विटी शेयर्स कवर होते हैं। तो अगर आपका ये जो बोनस शेयर है ये लिस्टेड इक्विटी शेयर है और इसको अलॉट किया गया है बिफोर 1 Feb 2018, इन दैट केस उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस ग्रैंड फादरिंग रूल। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट शेयर एंड सिक्योरिटी। राइट शेयर एंड सिक्योरिटीज परचेज्ड बाय द एसएससी। एसएससी अगर राइट शेयर एंड सिक्योरिटीज को परचेज करता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है? जो आपका परचेज प्राइस है दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर ये राइट को रिनाउंस कर दिया जाता है तो अनदर पर्सन, मेरे पास राइट शेयर्स परचेज करने का ऑफर था, अभी ऑफर में रिनाउंस कर देता हूं टू अनदर पर्सन, इन दैट केस ये जो राइट मेरे पास था टू परचेज द राइट शेयर्स, ये राइट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सर? वो तो नील ही होने वाला है। तो फिर सर एसटीसीजी कितना आएगा मेरे हाथ में? जो भी मेरे को रिनाउंसमेंट प्राइस मिला लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज योर नील। ओके, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर अदर पर्सन, दैट इज मेरे पास जो राइट था टू परचेज द राइट शेयर्स, वो राइट मैंने रिनाउंस कर दिया किसी और पर्सन को। अब जो पर्सन मेरे से ये राइट परचेज किया, अब वो उस राइट को एक्सरसाइज करके राइट शेयर परचेज करने वाला है। अब वो जो राइट शेयर परचेज करेगा उन राइट शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है? सबसे पहला अमाउंट पेड टू कंपनी प्लस रिनाउंसमेंट प्राइस पेड टू मी। अब वो पर्सन सबसे पहले तो कंपनी को
पैसा पे करके राइट शेयर परचेज करेगा वो, प्लस जो रिनाउंसमेंट प्राइस वो मुझे पे किया था, दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोज राइट शेयर फॉर दैट पर्सन। नेक्स्ट आता है आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ राइट शेयर। ये राइट शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर। वेरी सिंपल, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ राइट, डेट ऑफ ऑफर ऑफ सच राइट बाय द कंपनी टू द डेट ऑफ रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। सिंपल, जिस दिन कंपनी से मेरे को राइट मिला और जिस दिन मैंने राइट को रिनाउंस किया। ओके, अब आ गया सर इधर आपका ये टेबल आ गया है ना। चलो ये टेबल को एक बार कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब वो टेबल में भी ये कह रहा है अगर एक कैपिटल एसेट हमारे एसएससी का प्रॉपर्टी बना है बाय दिस मोड, ये जो नीचे जो मोड दे रखा है ना, ये मोड के जरिए कैपिटल एसेट हमारे एसएससी का प्रॉपर्टी बना है। सर ये कौन सा मोड है? सबसे पहले एक एचयूएफ था, एचयूएफ का पार्टीशन होता है, टोटल पार्टीशन और पार्शियल पार्टीशन। अब जब एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, एचयूएफ अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। अब मेंबर्स को यहां पर एचयूएफ का एसेट्स, एचयूएफ का प्रॉपर्टी मिल रहा है। ओके, तो यहां पर हमारे लिए एसएससी कौन है? हु इज आवर एसएससी इन दिस केस? दैट मेंबर ऑफ एचयूएफ जिसको पार्टीशन के टाइम एचयूएफ का एसेट, एचयूएफ का प्रॉपर्टी मिला है, वो है अपना एसएससी इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट। सो पहला पार्टीशन ऑफ एचयूएफ और उसके चलते एसेट्स मिला है एचयूएफ के मेंबर्स को। नेक्स्ट, अंडर गिफ्ट और विल बाय ए इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो एक इंडिविजुअल या फिर एक एचयूएफ है, वो एक एसेट गिफ्ट कर देते हैं किसी और को, या फिर किसी और को एक एसेट ट्रांसफर करते हैं अंडर विल। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर सक्सेशन और इनहेरिटेंस। अगर यहां पर हमारे एसएससी को एसेट मिल रहा है अंडर सक्सेशन और इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, अंडर ट्रांसफर टू रिवोकेबल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। तो यहां पर जो एसेट है, एसेट ट्रांसफर किया जा रहा है अंडर रिवोकेबल और इररिवोकेबल ट्रस्ट टू द ट्रांसफरी। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए होल्डिंग कंपनी टू होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, या फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी। दोबारा, होल्डिंग कंपनी एसेट ट्रांसफर कर रहा है अपने होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को, या फिर होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी अपना एसेट ट्रांसफर कर रहा है अपने होल्डिंग कंपनी को। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाला बात है, इन बोथ दिस ट्रांजेक्शन जो आपका ट्रांसफरी है, जिसको एसेट मिल रहा है, वो एक इंडियन कंपनी होना चाहिए। ओके, तो ये वाला सिचुएशन भी यहां पर कवर होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए अमेलगमेटिंग कंपनी टू द अमेलगमेटेड कंपनी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए डिमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। अगेन यहां पर भी जो ट्रांसफरी है, जिसको एसेट मिल रहा है, दैट इज योर अमेलगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी, वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी बाय ए इंडिविजुअल हु इज ए मेंबर ऑफ ए एचयूएफ टू दैट एचयूएफ। एक इंडिविजुअल है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, अब वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है एचयूएफ के नाम पे, जिस एचयूएफ का वो मेंबर है। तो अगर बाय ऑल दिस मोड, ये जो आपके मोड दे रखे हैं, अगर इस मोड के चलते हमारे एसएससी को कोई कैपिटल एसेट मिला है, उस कैपिटल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है, अपने को ये डिस्कस करना है। वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर। जो करंट ओनर है, करंट ओनर से पहले उस एसेट का जो ओनर था, उस ओनर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ करंट ओनर। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या करेंगे? इफ प्रीवियस ओनर हैज डन एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, उसको भी आपको कंसिडर करके चलना है। ओके, नेक्स्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ करंट ओनर प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर, दोनों आपको कंसिडर करके चलना है। सर इंडेक्सेशन के बेनिफिट के लिए, अब बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, अगर इंडेक्सेशन का प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल हो जाता है, इन दैट केस अपने को तो सर इसको डिवाइड करना रहता है विथ CII ऑफ दैट ईयर इन विच एसएससी हैज हेल्ड दिस एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सर यहां पर क्या करेंगे, इन दिस केस अगर इंडेक्सेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, इन दैट केस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्सेशन आप यूज करेंगे CII फॉर दैट ईयर इन विच दिस asset is held by the previous owner for the first time.
जिस ईयर में प्रीवियस ओनर ने इस एसेट को फर्स्ट टाइम होल्ड किया था उस ईयर का आपको CII कंसिडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग योर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सर क्या यहाँ पर बेनिफिट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 अवेलेबल है? जी बिल्कुल, अगर आपका प्रीवियस ओनर इस एसेट को एक्वायर कर रखा है बिफोर 1 अप्रैल 2001, इन दैट केस cost of that previous owner, cost of the previous means cost of that asset in the hand of that previous owner, or FMB as on 1st April 2001, whichever is higher, that will be your cost of acquisition. It means benefit of fair market value as on 2001 is also available. next ये कहता है सपोज मेरे पास एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स थे, ये एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स मैंने दिया, उसके बदले में मुझे एमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले। एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स मैंने दे दिया, एमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मुझे मिले। बेसिकली जिस कंपनी का शेयर्स मैं होल्ड कर रहा था उस कंपनी का एमलगमेशन हो जाता है किसी और कंपनी के साथ, तो ये एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स मैंने दे दिया, एमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मुझे मिले। अब ये जो एमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स हैं इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस एमलगमेटिंग कंपनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन to him of shares in the amalgamated company shall be taken as cost of acquisition of shares in amalgamating company। तो एक बार इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन एमलगमेटेड कंपनी, एमलगमेटेड कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है शैल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन एमलगमेटिंग कंपनी। एमलगमेटिंग कंपनी का शेयर्स का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एमलगमेटेड कंपनी। जहां तक बात है सर पीरियड ऑफ होल्डिंग का, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एमलगमेटिंग कंपनी प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एमलगमेटेड कंपनी, दोनों आपको कंसिडर करके चलना रहता है। अगेन सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, मेरे पास थे बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये मैंने दे दिया, उसके बदले में मेरे को मिला शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो सर ये शेयर्स एंड डिवेंचर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है? जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था ये बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट का, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होने वाला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आई होप इट इज क्लियर। और जहां तक बात है पीरियड ऑफ होल्डिंग का, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल एसेट प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल एसेट, दोनों आपको कंसिडर करके चलना है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास था प्रेफरेंस शेयर्स, अब इन प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू इक्विटी शेयर्स। तो फिर सर ये जो इक्विटी शेयर्स है इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस प्रेफरेंस शेयर। और जहां तक बात है पीरियड ऑफ होल्डिंग का, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर, दोनों आपको कंसिडर करके चलना है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर रेफर्ड इन सेक्शन 17(2)(6), ये आपका सैलरी का जो प्रोविजन वाला पार्ट था उसमें ये था आपका स्वेट इक्विटी शेयर। सो अगर किसी एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर मिलता है इन दैट केस हम उसके हाथ में परक्यूजिट कैलकुलेट करते थे। तो अगर किसी एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर मिला है एंड ऑब्वियस सी बात है उसके हाथ में हमने परक्यूजिट भी कैलकुलेट किया होगा, वो परक्यूजिट सैलरी हेड में टैक्सेबल हुआ होगा, चलो ठीक है। अब एम्प्लॉय उन स्वेट इक्विटी शेयर को सेल करने जा रहा है, तो अब ये स्वेट इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है? वाइल कैलकुलेशन ऑफ परक्यूजिट, वाइल कैलकुलेशन ऑफ परक्यूजिट अंडर द हेड सैलरी, जो फेयर मार्केट वैल्यू हमने लिया था दैट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। देखो फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर परक्यूजिट वैल्यूएशन, परक्यूजिट कैलकुलेशन के लिए आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू लिया था वही आज आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनने वाला है। ये सैलरी वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट टू डेट ऑफ ट्रांसफर, ये तो सिंपल है। अच्छा अब आ जाते हैं डीमर्जर वाले केस में। लेट्स सपोज एक कंपनी के शेयर्स एक कंपनी के शेयर्स में होल्ड कर रहा था, अब उस कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है। कंपनी के शेयर्स में होल्ड कर रहा था, अब उस कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है। अब जैसे ही उस कंपनी का डीमर्जर होगा, जो रिजल्टिंग कंपनी बनेगा उस रिजल्टिंग कंपनी के भी कुछ शेयर्स मेरे को मिलने वाले हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अभी जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मुझे मिले
इन शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर क्या होने वाला है, देखते हैं। उसका फॉर्मूला आपको दे रखा है ए इंटू बी बाय सी। अब ये ए जो है ना, ए है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, बी है आपका नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड बाय demerged company to resulting company, point C, sorry not point C, this C। अब ये C है नेटवर्थ ऑफ योर demerged कंपनी, नेटवर्थ ऑफ demerged कंपनी बिफोर डिमर्जर, डिमर्जर से पहले ये डिमर्ज्ड कंपनी का नेटवर्थ कितना था सर? नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, दिस इज योर नेटवर्थ। ओके, सो नेटवर्थ ले लो भाई हमारे डिमर्ज्ड कंपनी का। अच्छा, डिमर्जर के टाइम जरूर कुछ एसेट्स ट्रांसफर हुए होंगे फ्रॉम डिमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, उन एसेट्स का नेट बुक वैल्यू ले लो। व्हाट इज नेट बुक वैल्यू? एसेट माइनस लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी ट्रांसफर हुआ है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी होगा ये, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी, डिमर्ज्ड कंपनी अपने तो निकाल रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, वो तो अपने कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो पॉइंट ए होने वाला है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड बाय द डिमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी, एंड उसको डिवाइड करना है विथ नेटवर्थ ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी बिफोर डिमर्जर, नेटवर्थ इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। ओके, और जहां तक बात है शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, ये जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स आपको मिले उनका जहां तक बात है पीरियड ऑफ होल्डिंग का, योर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, दोनों आपको कंसिडर करके चलना है। सर ये तो हो गया। अब जो डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स मेरे पास थे जिनको मैंने ओरिजिनली खरीदा था, सर उनके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कोई वेरिएशन होने वाला है क्या? बिल्कुल। यहां पर जो आपने कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स of resulting company, this cost of acquisition of shares of resulting company will be reduced from cost of acquisition of shares of demerged company। ये demerged company के shares आप जितने में खरीदे थे वहां से आपको रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी कैलकुलेटेड अंडर दिस फॉर्मूला। आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका capital gain arising from transfer of such property which has been subject to tax under section 25610, 56 capital gain arising from transfer of such property which has been subject to tax under section 56 to 10, that is your gift वाला provision। okay sir, in that case अपने को ना जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एफएमवी और एसटीवी considered for calculation of income from other sources under section 56 to 10। गिफ्ट वाले प्रोविजन के तहत आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का फिगर कैलकुलेट करने के लिए जो एफएमबी या फिर एसटीवी कंसीडर करना पड़ा था, दैट एफएमबी और एसटीवी विल बी कंसीडर्ड एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दिस केस। वैल्यू टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 56 टू 10 वो बनने वाला है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दिस केस। ओके, ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी डिस्कस किए थे। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होने वाला है? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट बाय द करेंट ओनर विल बी कंसिडर्ड। यहां पर प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर नहीं करने वाले। ओके, लेकिन एक सेकंड सर, ऊपर भी तो सर गिफ्ट वाला प्रोविजन था सर, इधर भी तो लिखा गया है गिफ्ट, और ये भी जो आपका 56 टू 10 है सर, ये भी तो आपका गिफ्ट वाला प्रोविजन ही है। अच्छा, यहाँ पर गिफ्ट के साथ और एक पॉइंट आता है ट्रांसफर विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ओके, अब आपको ये समझना है वो गिफ्ट जो कवर हो रहे हैं अंडर 56 टू 10 उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, लेकिन वो गिफ्ट वाले ट्रांजेक्शन जो कवर नहीं होते हैं, जो टैक्सेबल नहीं होते हैं अंडर 56 टू 10, उनके लिए ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। सर ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो टैक्सेबल नहीं होते हैं अंडर 56 टू 10? एनी गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, अगर आपको रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिल रहा है, ओके, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है इन मैरिज, ऑल दोस थिंग्स। ओके, चलो डिटेल में तो पढ़े ही थे, उधर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गेन arising from transfer of capital asset
which has been used by the SSC as inventory before its conversion। बेसिकली आपका इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री को आपने कन्वर्ट किया कैपिटल एसेट में, और आज आप उस कैपिटल एसेट को सेल कर रहे हो। इन दैट केस आप उस कैपिटल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने वाले हो? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट। जब आप उस इन्वेंट्री को कन्वर्ट किए थे कैपिटल एसेट में, उस वक्त उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था? जो फेयर मार्केट वैल्यू था दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वही फेयर मार्केट वैल्यू आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल भी हुआ होगा एज बिजनेस इनकम। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होने वाला है? डेट ऑफ कन्वर्जन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच कन्वर्जन as on the date on which as on the date on such conversion determined in prescribed manner। okay, तो कन्वर्जन के दिन जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू था दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, नेक्स्ट, कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। ओके, कंपनी का लिक्विडेशन का टाइम कंपनी कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया एंड उस वक्त एसएससी को कैपिटल एसेट मिला था। ओके, इन दैट केस सच कैपिटल एसेट का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस दिन ये कैपिटल एसेट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने शेयर होल्डर्स को, उस दिन उस कैपिटल एसेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू था दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब ये जो दो पॉइंट है, मेरे पास कैपिटल एसेट है दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मेरे पास आया कहां से? मेरे पास कुछ गोल्ड थे, मैंने गोल्ड दे दिया और मेरे को ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मिला। तो फिर सर ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है? ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होने वाला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस गोल्ड। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा सर? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सच गोल्ड प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सच रिसिप्ट। अब सर मेरे पास गोल्ड है, सर ये गोल्ड कहां से आया? मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट था, ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मैंने दे दिया, उसके बदले में मेरे को गोल्ड मिला। सो अब ये गोल्ड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है? गोल्ड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इक्वल टू पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सच रिसिप्ट प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सच गोल्ड। ओके, चलो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी जो पार्ट रह गया वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलो, थैंक यू।